Very good evening to everyone. Let's begin with the syllabus for science for class 10th. Okay. Okay. सबसे पहले साइंस क्लास जैसे 9th में था, साइंस इज डिवाइडेड इनटू फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो ऐसे ही रहेगा. अभी भी आपके पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहेगा इसके अंदर. ठीक है. फिजिक्स के अंदर वी हैव द फॉलोइंग चैप्टर्स: रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ये 5 चैप्टर रहेंगे हमारे फिजिक्स के अंदर. ठीक है. इसमें से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में और इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स रहेंगे, बाकी और किसी में भी न्यूमेरिकल्स नहीं रहेंगे. ठीक है. अभी पिछले 2-3 सालों से कोविड और कोविड के बाद से सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर हटाया हुआ है. ठीक है. अब इस साल का पता चलेगा कि हटाते हैं कि रखते हैं कि क्या है, लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से सिर्फ ये 4 चैप्टर्स आ रहे थे, जिसमें से रिफ्लेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर न्यूमेरिकल्स थे, बाकी ह्यूमन आई में और मैग्नेटिक इफेक्ट्स में न्यूमेरिकल्स नहीं थे, सिर्फ थ्योरी थी. ठीक है. तो लेट्स सी कि क्या रहता है इस बार. अच्छा, उसके बाद वी हैव केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पहले चैप्टर के साथ ही आपके केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी. तो हमें किस तरीके से केमिकल सिंबल्स नहीं, केमिकल फॉर्मूले बनाते हैं. ठीक है. किस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं, किस तरीके से बैलेंस करते हैं, हर एक चीज बहुत अच्छे से इसके अंदर हमें स्टडी करनी है. ओके. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, acid bases and salts, metals and non-metals, carbon and its compounds and periodic classification. लास्ट ईयर ये जो अभी परसों जिनका पेपर हुआ है उनका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हटा हुआ था, उनके सिलेबस में नहीं आ रहा था. तो ये 4 चैप्टर ही आए थे इस बार, लेकिन इस बार मोस्ट प्रोबेबली वापस से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आ जाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे बायो के अंदर लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, और एक और चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है. तो ये 5 चैप्टर हमारे बायो के अंदर रहते हैं, जिसमें से अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट बोले तो सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से हैं, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, metals and non-metals, carbon and its compounds, life processes and reproduction. अगर आप बोलते हैं कि सिर्फ 8 चैप्टर कर लें, सिर्फ 5-6-7 चैप्टर कर लें और हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो ये हैं वो चैप्टर्स जिनको करके हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है. इनकी वेटेज लगभग लाइफ प्रोसेसेस की अकेले अपने आप में वेटेज 10 मार्क्स की है. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी की अपने आप में वेटेज 8 मार्क्स की है. रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की 8 मार्क्स की वेटेज है. ठीक है. ऐसे ही हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की 8 मार्क्स की वेटेज है. तो यहाँ पे दीज चैप्टर्स आर ऑफ वेरी हाई वेटेज. ठीक है. और उसके बाद बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी मार्क्स वाइज वेटेज थोड़ी सी कम है. ठीक है. चलिए मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट केमिस्ट्री के चैप्टर्स में सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस. इसमें क्या पढ़ना है हमें? इसमें हमें पढ़ना है कि एक केमिकल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, कैसे लिखी जाती है. एक केमिकल इक्वेशन आपने देखा होगा बहुत बार, वो फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशन देखी है ना हमने बहुत बार लिखी हुई. ठीक है. तो किस तरीके से बनाई जाती है वो इक्वेशन और कैसे लिखते हैं वो देखेंगे. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, किस तरीके से हम एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. आपने देखा है ना इक्वेशन के आगे नंबर लिखा रहता है. ठीक है. तो वो बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं, बहुत सारे लोगों ने क्लास 9th में कर रखी है, बहुत सारे लोग मतलब जिनको नहीं आती, वी विल बी स्टडीइंग इन क्लास 10th. implications of balanced chemical equation. implications of balanced chemical equation मतलब एक इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड है, क्यों बैलेंस किया जाता है, और एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या क्या हमको बताती है. एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या सजेस्ट करती है, दैट वी विल बी डूइंग ओवर हियर. Types of chemical reactions, combination reactions, decomposition reaction, displacement and double displacement reaction, precipitation reaction. ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ कि ये कौन से कैटेगरी में लाई करती है ये इक्वेशन. एंड सबसे लास्ट में एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 9. एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में वी विल बी स्टडिंग अबाउट कि एक एसिड क्या होता है और एक बेस क्या होता है, मतलब किसको क्लासिफाई किया जाता है एसिड में, किसको क्लासिफाई किया जाता है बेस के अंदर. ठीक है. देन उनकी जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स, यूजेस. जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड सर्टेन सॉल्ट्स
हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, baking soda, washing soda, plaster of Paris. We will be studying about certain salts. Okay, okay. Next, केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इनकी, रिएक्टिविटी सीरीज में ये कहाँ लाए करते हैं वो स्टडी करेंगे, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। क्लास 9 में मैंने आपको बताया था 2 तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक कंपाउंड और एक कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पे कब आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, कब कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जी क्या होता है, मेटलर्जी होता है कि हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन को, एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉपर को, हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। अब ये तार हमें ऐसे जमीन के अंदर तार पड़े हुए तो मिलते नहीं है, तो हमें यहाँ पे कॉपर निकालना पड़ता है और कॉपर को तार के फॉर्म में बनाना पड़ता है ना। तो हम किस तरीके से उसको एक्सट्रैक्शन करते हैं और किस तरीके से उसको कन्वर्जन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूजेबल मटेरियल। नेक्स्ट, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस यही एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, और आप जानते हैं कि अगर लोहे को बहुत टाइम के लिए छोड़ दे तो उसके ऊपर जंग लग जाती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें करोड करती रहती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या होता है करोजन और किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं करोजन। नेक्स्ट, मैंने कहा था ना ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का आता है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा चीजें भी हैं। दिस विल बी अ न्यू चैप्टर फॉर यू, ये आपने बिल्कुल अभी इससे पहले कभी नहीं पढ़ा, क्लास 8th में, क्लास 7th में कभी नहीं पढ़ा। जैसे लाइट वगैरह आप पढ़ के आए हो ना, क्लास 7th 8th में आपने पढ़ा था कि वो स्फेरिकल लेंसेज, मिरर किस तरीके से कम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, पढ़ा था ना, थोड़ा बहुत आइडिया है ना आपको इसका, याद है कि नहीं, मिरर्स का, लेंसेज का नहीं पढ़ा है हमने, लेकिन ठीक है आपके सिलेबस में 7th में और 8th में ये दोनों था, स्फेरिकल मिरर्स और इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर्स। तो यहाँ पे लेकिन ये वाला चैप्टर बिल्कुल भी आपके लिए, अगर आप देखें यहाँ पे तो सारी चीजें आपको एकदम नई दिखाई देंगी। होमोलोगस सीरीज, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, फंक्शन हैलोजेंस, अल्कोहल्स, कीटोन, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स एंड एल्काइंस, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमें एकदम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड आपने सॉल्यूशन के टर्म्स में पढ़ा है, लेकिन अभी हम हाइड्रोकार्बन्स के टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और 2 तरीके के ये कंपाउंड्स भी हमको पढ़ने हैं, 2 तरीके के कंपाउंड्स जो एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ने हैं हमें, ठीक है। दिस इज फॉर कार्बन कंपाउंड्स। एक लास्ट चैप्टर जो ये अभी इस साल हटा हुआ था, जो पीरियोडिक टेबल होती है ना, आपने देखी होगी पीरियोडिक टेबल, राइट, तो उसके स्टडी करनी है हमको कि उसमें एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट कहाँ पर होता है, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दिस इन दिस चैप्टर, ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, डोब्रिनियर, किस किस साइंटिस्ट ने किया था इसके मतलब क्लासिफिकेशन में किस किस ने मदद की थी, तो डोब्रिनियर एक साइंटिस्ट था, न्यूलैंड एक साइंटिस्ट था, मेंडलीव एक साइंटिस्ट था, और सबसे आज की डेट में जिस साइंटिस्ट ने दिया हुआ है दैट इज मतलब हेनरी मोजले एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके। प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्वियसली ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये पूरे साल की चीजें हमें पूरे साल में पढ़नी है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप आगे आने वाले टाइम में, इस साल में क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, ठीक है, आप आने वाले टाइम में क्या क्या देखने वाले हैं, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, ओके। नेक्स्ट, बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, लाइफ प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, इतना थोड़ा सा इसका सिलेबस दिख रहा है, ये चैप्टर कम से कम 1 महीने चलेगा हमारा। दिस चैप्टर इज वेरी 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 लेंदी, ठीक है, एंड वेरी थियोरेटिकल चैप्टर, बायो का है, थियोरेटिकल चैप्टर है। इसमें हम ये 4 चीजें पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन जो हम खाना खाते हैं उसके साथ क्या होता है, रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं उसके साथ क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, एक बार खाना खा लिया, सांस ले लिया, उसके बाद ये बॉडी के अंदर ब्लड के साथ जाकर क्या चीजें चेंजेस होते हैं, और सबसे लास्ट में एक्सक्रीशन,
एक्सक्रीशन में क्या करेंगे हम लोग कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, मतलब जो हमने सांस ली, जो हमारे खून के अंदर गंदगी है, हमारी किडनीज किस तरीके से उसको फिल्टर आउट करती हैं और एक्सक्यूज मी यूरिन के फॉर्म में उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर देती है। तो ये हमारे 4 प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। दीज ऑल 4 प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर वो लिविंग है तो ये प्रोसेसेस कर रहे होंगे, अगर ये प्रोसेस नहीं कर रहे तो वो लिविंग नहीं हो सकते। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, इनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब ये सारे प्रोसेसेस तो हैं, जैसे हमारा स्कूल है, ठीक है, स्कूल में कुछ टीचर्स हैं, ठीक है, स्कूल में कुछ मतलब हेल्पिंग स्टाफ हैं, स्कूल में कुछ हैं जो एग्जामिनेशन सेल में बैठते हैं, कुछ हैं जो हमारे फाइनेंसेस देखते हैं, जो क्या कहते हैं पैसे लेते देते हैं, कुछ हैं जो स्टेशनरी सेक्शन में बैठते हैं, कुछ हैं जो मैनेजमेंट में है। ठीक है, लेकिन सब लोग कोऑर्डिनेटेड रहते हैं ना एक दूसरे से, है ना। सब लोगों के पास पेपर टीचर बना के एग्जामिनेशन सेल में सबमिट करते हैं, एग्जामिनेशन सेल वाले बना के आप लोगों तक देते हैं जिस दिन पेपर होता है, और ऐसे के सारे चीजें चलती रहती है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है इन एनिमल्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वो एक सेंटर से कंट्रोल्ड है। ठीक है, तो 2 चीजें हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल करती हैं, एक हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा हार्मोनल सिस्टम, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर नर्व इंपल्सेस जनरेट होती हैं और हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स जनरेट होती है। ठीक है, वो इससे कंट्रोल रहती हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता, प्लांट्स के अंदर सिर्फ हार्मोनल सिस्टम ही होता है। तो यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी हार्मोन्स होती है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे विच इज हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, दिस इज बायोलॉजी। देन रिप्रोडक्शन, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, 8 मार्क्स का था। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने बाकी लाइफ प्रोसेसेस से अलग किया है। हमने लाइफ प्रोसेस में कौन से पढ़े थे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, वो 4 लाइफ प्रोसेसेस थे। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी है एक, ठीक है, लेकिन हमने इसको लाइफ प्रोसेस की कैटेगरी में नहीं डाला, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं करता फिर भी जिंदा रह सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एक्सक्रीट नहीं करेगा, अगर रेस्पिरेशन नहीं करेगा, अगर सर्कुलेशन नहीं करेगा तो जिंदा नहीं रह सकता। रिप्रोडक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है, वो स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। मतलब अगर एक पूरी सपोज पूरी ह्यूमन रेस ही रिप्रोडक्शन करना छोड़ दे तो ह्यूमन रेस आगे कंटिन्यू नहीं होगी। अगर पूरी डॉग की जो स्पीशीज है वो रिप्रोड्यूस करना छोड़ दे किसी भी वजह से, ठीक है, हो सकता है डायनासोर्स, आपको पता है डायनासोर्स इतने लंबे टाइम तक अर्थ पे थे, ठीक है, और एकदम से एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकता है डेवलप हो गई विच वाज नॉट सुटेबल फॉर देयर रिप्रोडक्शन, है ना। तो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर अ सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस वजह से हमने इसको लाइफ प्रोसेस की कैटेगरी से हटा के रखा है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, reproductive health, need and methods for family planning, safe sex versus sexually transmitted diseases, HIV and AIDS, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे इसके अंदर। चाइल्ड बियरिंग एंड women's health, ये सारी चीजें we will be studying in reproduction chapter when it will be there. नेक्स्ट हमारा है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में भी पिछले कुछ टाइम से 2 या 3 साल से एवोल्यूशन वाला पोर्शन निकला हुआ था, सिर्फ हेरिडिटी वाला पोर्शन था। इस साल देखना पड़ेगा हमें कि ये पोर्शन रहता है या ये पोर्शन हटाते हैं, जो भी होगा वी विल सी। तो यहाँ पे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में हेरिडिटी, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मेंडल एक साइंटिस्ट का नाम है, मेंडल ने क्या क्या चीजें कॉन्ट्रीब्यूट की थी इसके अंदर। लॉज फॉर इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब वेदर द चाइल्ड बॉर्न विल बी मेल और फीमेल, ये कैसे डिटरमाइन होता है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन रिलेटेड विद प्रोग्रेस। और सबसे लास्ट में एक बहुत छोटा सा चैप्टर है इसके अंदर जिससे जनरली 2 या 3 नंबर का आता है बस, ठीक है, दिस इज आर एनवायरमेंट। ऑल्दो बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत नेसेसरी है। ठीक है, क्या है आर एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन,
waste production and their solution, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। इस पूरे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो आपने पहले देखा ना हो, ठीक है, ये सारी चीजें देखी हुई होंगी, लेकिन फिर भी एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे क्लास 10th का सिलेबस का, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना है हमको, ठीक है। सबसे लास्ट में करेंगे ये वाला चैप्टर हम। फिजिक्स, फिजिक्स में ये वाला चैप्टर मैंने आपको बताया था ना, ये वाला चैप्टर जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं, तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्राइम प्रिंसिपल एक्सेस। अगर आपको ये क्लास 7th या 8th से बिल्कुल भी ध्यान नहीं है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार आप देख लो, ठीक है, क्योंकि ये वाला चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा फिजिक्स के अंदर, ठीक है। जो गलतियां आप करोगे वो इसी चैप्टर में करोगे, ठीक है, इसमें या इलेक्ट्रिसिटी में, इसी में करोगे। वैसे डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है क्लास 9 से अगर कंपेयर करें तो, लेकिन क्लास 10th में ये एक डिफिकल्ट चैप्टर है, ठीक है। डेरिवेशंस नहीं चाहिए इन सारे मिरर फॉर्मूले के, मैग्निफिकेशन के, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज। दो चीजें पढ़नी है हमें, एक मिरर पढ़ने हैं स्फेरिकल मिरर और एक स्फेरिकल लेंस, ये दो चीजें पढ़नी है हमें क्लास 10th में, लेंस फॉर्मूला एंड इट्स डेरिवेशन, ओके। नेक्स्ट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम लोग आई के बारे में पढ़ेंगे, क्लास 9th में हमने ईयर के बारे में पढ़ा था ना, ठीक है, अब हम क्लास 10th में हम आई के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, functioning of human eye, defects of vision and their correction, application of spherical mirrors and lenses, refraction of light through a prism, dispersion of light, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसी चीजें पढ़ेंगे कि आसमान नीला क्यों है, ठीक है, हम लोग जनरली डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं वो लाल कलर के क्यों बनाते हैं, ठीक है। हम लोग अगर क्या कहते हैं, हमें दिन में सनलाइट जो दिखती है वो स्लाइटली ऑरेंजिश दिखती है ना सुबह के टाइम पे, और शाम के टाइम पे हमें स्लाइटली स्काई ऑरेंजिश दिखती है, दिन में वाइट। हमें क्लाउड्स ब्लैक क्यों दिखाई देते हैं, क्लाउड्स वाइट क्यों दिखाई देते हैं, इस तरीके के कुछ हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए क्यों नजर आते हैं, ये सारे कुछ नेचर के फिनोमेना हम इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से होता है, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये अगेन एक बड़ा चैप्टर है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट दो बार लिख गया, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है ये, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, Ohm's law, resistance, resistivity, factors on which resistance of a conductor depends, बहुत सारी चीजें। सबसे पहले हम लोग यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इन फिजिक्स वी विल बी स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो फैक्टर्स जिस जिस चीज पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज पैरेलल। इस चैप्टर में आपको अपने घर की सर्किटरी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारे घर में कौन कौन सा सर्किट होता है, किस तरीके से रहते हैं, वी विल कम टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस। Parallel combination of resistors and application of daily life, heating effect of electric current and its application, electric power, interrelation between power, potential, current and resistance। इन सब के बीच में क्या क्या resistance होता है we'll be seeing। अगर बल्ब बहुत देर तक जलता रहता है तो गर्म हो जाता है ना, तो we will be studying about कि heat कितनी produce हो रही है, क्या हो रहा है, everything in this we will be studying, okay। Next, magnetic effects of electric current, ये भी लास्ट 2 years से हटा हुआ था, इस साल आया था ये वाला चैप्टर, उससे पहले 2 साल से हटा हुआ था। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिज्म के बारे में देखेंगे, ओके। देन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, एक करंट कैरिंग कॉइल या सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, एक्सक्यूज मी, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस चैप्टर में हम बहुत सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे रूल्स इन द सेंस हम लोग ये देखेंगे अपने फिंगर्स से कि किस तरीके से डायरेक्शन कैलकुलेट की जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट की जाती है, फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट की जाती है, करंट की। तो वी विल बी यूजिंग अ लॉट मेनी रूल्स। यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है,
और एक और राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वो भी हम लोग यूज करते हैं, विल बी यूजिंग दीज रूल्स। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। एक ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर भी है, 2 साल से ये हटा हुआ है, 3 साल से ये हटा हुआ है, ये पूछा नहीं जा रहा, जिसमें हम लोग फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, इन सब के बारे में बात करेंगे, जो हम लोगों का बेसिकली ईवीएस का टॉपिक है। सो दिस इज आवर एंटायर सिलेबस फॉर क्लास 10 इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, हर हालत में हमारे क्लास 9 से आसान होने वाली है क्लास 10। ठीक है, चाहे हम फिजिक्स की बात करें, चाहे बायो की बात करें, केमिस्ट्री में हो सकता है आपको क्लास 9 से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, क्योंकि केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे आ जाते हैं, और कार्बन एंड कंपाउंड्स और पीरियोडिक टेबल। कार्बन को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये दोनों चीजें थोड़ी सी नई आ जाती हैं, तो माइट बी कि ये आपको थोड़ा सा नया दिखाई दे, अदरवाइज बाकी सारी चीजें आपकी क्लास 9 से बहुत आसान होने वाली। समझ आ रही है बात? ओके, तो दिस इज इट। ठीक है, फॉर द सिलेबस ऑफ क्लास 10th।